बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की 29 नंबर किस्त आपके सामने पेश खिदमत है और इसमें हम बयान करेंगे कि करामतियों का सुल्तान महमूद गजनवी ने क्यों कत्ल आम किया था। तो दोस्तों, उस जंग के बाद अब्दुल्ला करातगी जब अपने खेमे के करीब आया तो इसने देखा कि खेमे के दरवाजे पर काशी कुमारी खड़ी थी और शायद बेचैनी और बेताबी में इसी का इंतजार कर रही थी। अब्दुल्ला करातगी जब अपने खेमे के दरवाजे पर आया तब काशी कुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं आपको इस शानदार फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। अब्दुल्ला करातगी ने काशी का शुक्रिया अदा किया, खेमे में दाखिल हुआ। काशी इसके पीछे पीछे थी। अब्दुल्ला करातगी जब अपने खेमे की वस्ती हिस्से में आया तब काशी कुमारी बड़े प्यार अंदाज में हरकत में आई। अब्दुल्ला की कमर पर बंधी हुई चमड़े की पेटी इसने खोली जिसमें इसकी तलवार और खंजर था। इसकी पेटी इसने एक तरफ रख दी। फिर इसने अब्दुल्ला का हाथ थामा और इसे एक तरफ ले जाते हुए कहने लगी, आप खेमे से मलहका तहारत खाना में नहाएं, इसके बाद शायद खाना आ जाएगा। इसके साथ ही काशी कुमारी ने इसका एक नया लिबास निकाला और तहारत खाना के सामने जो रस्सी बंधी हुई थी इस पर लटका दिया। साथ ही बदन साफ करने के लिए एक साफ सुथरा तौलिया भी रख दिया। जिस वक्त काशी कुमारी ये सारे काम अब्दुल्ला करातगी के लिए कर रही थी तो अब्दुल्ला करातगी लगातार इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तौलिया रस्सी पर रखने के बाद काशी कुमारी जब पलटी तो इसने देखा कि अब्दुल्ला करातगी की निगाहें इस पर जमी हुई हैं। तब मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए अजनबी हूं और मेरी आपकी पहली मुलाकात है। इस पर अब्दुल्ला करातगी मुस्कुराते हुए कहने लगा, काशी, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि जब भी तुम्हें देखूं यूं लगता है कि जैसे पहली बार तुम्हें देख रहा हूं। काशी कुमारी मुस्कुराते हुए आगे बड़ी प्यार भरी हल्की सी चप इसने अब्दुल्ला करातगी के हाथ पर लगाई। फिर कहने लगी, अच्छा पहले आप नहाएं, मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करती हूँ। इस पर अब्दुल्ला करातगी तहारत खाना में घुसकर नहाने लगा। अब्दुल्ला करातगी जब बाहर निकला तब काशी कुमारी तहारत खाना में दाखिल हुई। अब्दुल्ला ने जो खून आलूद लिबास उतारा था वो इसने धोकर साफ सुथरा करके वहीं एक रस्सी पर लटका दिया था। इतनी देर तक अब्दुल्ला करातगी खेमे की वस्ती हिस्सा में एक नशिस्त पर आ बैठा था। काशी भी जब इसके पास बैठने लगी तब एक लश्करी इन दोनों मियां बीवी का खाना ले आया। अब्दुल्ला करातगी ने आगे बढ़कर खाने का तश्त लेकर लिया। दोनों मियां बीवी खेमे की वस्त में बैठ गया और खाना खाने लगे। अगले रोज सुल्तान महमूद गजनवी ने गौर से गजनी का रुख किया था। लश्कर के अंदर जो लश्करियों और सलारों के अहले खाना थे इन्हें गजनी ही में छोड़ दिया गया था। सुल्तान ने गजनी में अपने लश्कर को फिर इस्तवार किया, मजीद दस्ते अपने लश्कर में शामिल किया। इसके बाद इसने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से मुल्तान का रुख किया था। चुनाचे दाऊद बिन नसर को जब पता चला कि सुल्तान महमूद गजनवी ने तो गौर और हरात के करामती हुक्मरान मोहम्मद बिन सूरी को बदतरीन शिकस्त दी है और मोहम्मद बिन सूरी हलाक हो चुका है, तब इसके पांव तले से जमीन लर्जने लगी और इस वक्त जो सुल्तान महमूद के इलाकों में तुर्क नाज कर रहा था और इसने बंद कर दी और बड़ी तेजी से अपने लश्कर के साथ मुल्तान की तरफ भागा। लेकिन इसकी बदबख्ती के इस वक्त तक सुल्तान महमूद भी अपने लश्कर के साथ इसकी सरकोबी करने के लिए मुल्तान पहुंच चुका था। चुनाचे मुल्तान के नवा में दोनों लश्करों के दरमियान घुमसान कराना पड़ा, जिसके दौरान सुल्तान महमूद गजनवी ने दाऊद बिन नसर को भी बदतरीन शिकस्त दी। दाऊद बिन नसर के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और दाऊद बिन नसर अंजाम का शिकस्त पाकर गिरफ्तार हुआ। यहाँ पर मुर्रखीन लिखते हैं कि इस जंग में बहुत से करामती तय हुए और बाज को हाथियों के पांव तले चलवा दिया गया। मुर्रखीन ये भी लिखते हैं कि करामतों को सुल्तान महमूद गजनवी ने नहायत तलाश और जस्तजू के साथ गिरफ्तार करके इनका कत्लेआम किया था। यूं गौर और मुल्तान के सोच का बेयक वक्त बर्पा होना और अनंत पाल की चढ़ाई के साथ इन मकामात में भी इल्म बगावत बुलंद होना साफ साफ बताता है ये कैसी अजीम शान साजिश थी। इस किस्म की खतरनाक और साजिशों का इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बर्पा होना कोई अजीब और गैर मामूली बात नहीं है। खिलाफत राशिदा के आखिरी जमाना से जो ऐसी ही खतरनाक और बड़ी बड़ी साजिशों का सिलसिला सुल्तनत इस्लामिया के खिलाफ शुरू हुआ है वो आज तक भी खत्म होने में नहीं आया। मुर्रखीन ये भी लिखते हैं
کہ اگر سلطان محمود غزنوی کو پشاور کے میدان میں شکست ہو جاتی تو سندھ سے لے کے آذربائیجان اور بخارا تک تمام ملکوں میں کرامتا یا مصر کے عابدین یعنی فاطمین مصر کی حکومت کا قائم ہو جانا یقینی تھا، اور اس کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ ہو جانا تھا۔ غور اور ملتان کی لڑائی میں محمود کو آسانی کے ساتھ فتح نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑائی پشاور کی لڑائی سے ہرگز کم خطرناک نہ تھی۔ اس لیے غور اور ہرات ملتان میں اٹھنے والی بغاوتوں اور سرکوشیوں کو قطع کما کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنی توجہ تھانسیر کی طرف کر لی، اور ہرات اور ملتان کی سرکوبی کے بعد اب بظاہر سلطان محمود کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے اصل دشمنوں کا ایک حصہ ابھی تک پس پردہ اور محفوظ تھا، جس سے سلطان محمود غزنوی نجوبی واقف اور آگاہ ہو چکا تھا۔ کرامتا کو وہ شروع ہی سے جانتا اور ان کے استحصال کا درپے رہا تھا، لیکن اب اس کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے برمن جو مذہبی پیشوا ہونے کے سبب وہاں پر بڑے اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ بھی کرامتا کے ہم نوا اور کرامتا سے کچھ کم خطرناک نہیں۔ انند پال اب سلطان کا پھر فرما مدار اور واجبار بن گیا تھا۔ ملتان کی ریاست جو عرصہ سے کرامتے کے زیر اثر اور زیر نگین رہی تھی، اب باقاعدہ طور پر سلطان کی مملکت میں شامل ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنی طرف سے وہاں اپنا ایک عمل مقرر کر دیے تھے، مگر سلطان کو اس بات کا بہت خیال تھا کہ جس طرح پنجاب کے صوبے کئی مرتبہ متی ہونے کے بعد باغی ہو چکے ہیں، اب پھر باغی نہ ہو جائے، لہذا اس نے اس بات کا سراغ لگانے کے لیے انند پال کو بغاوت پر آبادہ کرنے کے لیے کون کون سی طاقتیں متحرک ہو سکتی ہیں اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تاکہ پہلے سے ان کا علاج کر دیا جائے اور انند پال کو دوبارہ باغی ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ جب چنانچہ سارے سالار اور باقی سرکردہ لوگ سلطان کے بعد جمع ہو گئے، تب سلطان کھل کر سب کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوندے رائے کے مخاطب کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں جو 10,000 ہندوؤں کا لشکر شامل تھا، سوندے رائے اس لشکر کا سالار تھا۔ آخر ایسے ہی مخاطب کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگا، ہندوستان کے حالات سب سے بہتر تم ہی جانتے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ آئے دن ہم سے ملحقہ علاقے میں بغاوتیں اور سرکشی کے اثار اٹھتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جے پال ہم سے 3 بار ٹکرایا، 2 بار میرے باپ سے اور 1 بار اس نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن خداوند قدوس کا شکر اور احسان کے تینوں ہی مرتبہ اس نے مجھے اور میرے باپ کو سرخرو رکھا ان جنگوں میں۔ اگر تم بھی یہ جانتے ہو کہ جے پال کے بعد اس کے بیٹے انند پال نے بھی وہی روش اختیار کی تھی اور وہ بھی ہم سے ٹکراتا رہا، اس طرح ان علاقوں میں ہمارے خلاف سرکشی اور بغاوت اٹھتی رہی۔ ایسا ہمارے لیے اس لیے خطرناک ہے، انند پال کا علاقہ ہمارے علاقے سے متصل ہے۔ اگر یہاں بغاوتیں اور سرکشی کے اثار کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو یہ کرامتی آئے دن انہی حکومتوں سے روابط رکھ کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بنتے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ان کرامتیوں کو کسی بھی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کی سرزمین کیا احتیاطی تدابیر کریں کہ راجہ انند پال اور اس سے ملکہ راجے آئے دن ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں اور جنگوں کی دعوت نہ دیتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کے اس استغفار پر سوندے رائے کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے پہلے جو یہ پال 3 بار آپ سے اور آپ کے باپ سے ٹکرایا، پھر راجہ انند پال کئی مرتبہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے خلاف اس نے ہندوستان کے تقریباً سارے ہی راجوں کو متحد کر لیا تھا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہندوستان کے برہمن اور پنڈت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوندے رائے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں چند علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں جو ان برہمنوں کے بڑے مراکز ہیں، اور یہی مراکز ہندوستان کی قوتوں کو سرکوشی اور بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان مراکز میں تھانسیر، کنوج اور مہابن جیسے علاقے سرپرست ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علاقے ہیں، لیکن یہ بڑے مراکز ہیں، اور پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ ان علاقوں کے علاوہ ملتان اور کچھ دیگر ریاستوں سے بھی کرامتیوں کے تعلقات رہے ہیں۔ کرامتیوں کو ہندوستان میں آپ کے خلاف ابھارنے میں انہی برہمنوں کا خاصا بڑا حصہ ہے۔
यहाँ तक कहने के बाद सौंदे राय रुका। तब सुल्तान महमूद गजनवी गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, आखिर ये ब्राह्मण ऐसा क्यों चाहते हैं? हमने आज तक कभी इन्हें अपना हदफ नहीं बनाया, इन पर कभी हमले नहीं किए, ना ही इनके मफादात को नुकसान पहुंचाए, फिर वो क्यों हम मकामी हिंदू राजों को अलावा करामती को भी हमारे खिलाफ खड़ा करने के दर पर है। जवाब में सौंदे राय ने कुछ सोचा, इसके बाद कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ब्राह्मण और पंडित आपको दरा वर्का खैबर की मगरब में देखना चाहते हैं। वो नहीं पसंद करते कि आप कभी भी किसी भी वक्त दरा खैबर को अबूर करके मशरक के इलाकों का रुख करें। इन्हें खदशा है कि अगर कभी ऐसा हो गया और आप हिंदुस्तान की सरजमीनों में वारद और दाखिल हो गए तो इस्लाम हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा और ब्राह्मणों के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। सौंदे राय रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ और फिर कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं इससे पहले बुद्ध मत और हिंदू मत वाले एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन और ऐसे मुखालफतें की गर्दनें नापने पर तुले हुए थे। लेकिन जब से आपके साथ इनकी दुश्मनी शुरू हुई है, बुद्ध मत और हिंदू मत दोनों शेरो शकर होकर मुत्तहिद हो गए और उन्होंने अब अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया है कि किसी भी सूरत आपको और आपके लश्करियों को हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। यही वो लोग हैं जो आए दिन हिंदुस्तान की कुव्वतों को आपके खिलाफ उभारते रहते हैं, जिसके नतीजे में बगावतें और सरकशी के आसार नमूदार होते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ही नहीं, बाकी सलारों ने भी इससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी ने ये जान लिया कि थानेसीर, कनौज, महाबन और इस जैसे और बहुत से इलाके फसाद का मौजब हो सकते हैं और यही मुकामात ब्राह्मणों और साजिशी लोगों के मराकज भी थे। यहाँ के बुत खाने, साजिश खाने बने हुए थे और न सिर्फ अपने अपने मकामी राज्यों पर बल्कि तमाम हिंदुस्तान पर असर डाल सकते हैं और यही वो जबरदस्त राजा हैं जो अनंत पाल की मदद को सबसे पहले पहुंच सकते थे। सुल्तान महमूद गजनवी पर यह भी वाज़ा कर दिया गया था कि हिंदुस्तान में पंजाब के इलाके को दो तरह की कुव्वतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तरफ कनौज, थानसीर, महाबन और कुछ और इलाकों के राजा पंजाब और लाहौर की तरफ से हमल आवर होकर इसके लिए खतरे का बहस बन सकते हैं, जबकि हलवाड़ा, गुजरात और उज्जैन की रास्ते जरा जनूब में पंजाब के इन इलाकों को अपना हदफ बना सकती है, जिनके सामने मुल्तान और कुछ दीगर इलाके आते हैं। सुल्तान ने ये सब कुछ जानने के बाद कार्रवाई करने का इरादा कर लिया था। मुल्तान की तरफ से सुल्तान मुतमिन था, इसलिए कि मुल्तान में सुल्तान एक मुसलमान हाकिम मुकर्रर कर चुका था, लिहाजा इसको सबसे ज्यादा खतरा बालाई पंजाब में बगावत उठने का था। इसलिए इसने सबसे पहले थानसीर पर हमला करना मुनासिब समझा था, क्योंकि थानसीर के राजा का वो कर्जा भी पूरा कर दे जो इसने इससे पहले एक मरतबा अनंतपाल और जयपाल का मावड़ बनकर दारुल सुल्तानत गजनी पर हमला होकर सुल्तान महमूद गजनवी के जिम्मा चढ़ा दिया था। नीज वो दोनों के साजिशी लोगों को भी करामतियों से हरगज कम न थे, सजा देने का तहिया किए हुए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम इंशाअल्लाह ताला इससे आगे बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।